आमंत्रण स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि गांव, ग्रामीण, मजरा और पुरवा में किस तरह से कोरोना वायरस ने गांव के गांव उजाड़ दिए, परिवार के परिवार तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। बहनों भाइयों, गंगा नदी के दोनों छोर पर बुलंदशहर से लेकर बलिया तक कोरोना वायरस की तबाही देखना है तो मैं आपसे कहता हूं कि शमशान घाट मत जाओ, अस्पताल मत जाओ, गंगा नदी के दोनों छोर पे चले जाओ और उत्तर प्रदेश में आई इस तबाही को आप अपनी आंख से देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत के इतिहास में तबाही और बर्बादी इस कदर नहीं आई जो इस दौरान गांव, ग्रामीण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देखने और झेलने के लिए मजबूर है। मां गंगा ने अपने आंचल में अपने हजारों बच्चों को समेट लिया है। गांव गरीब के वो लोग जिन्हें इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, उनकी लाशें या तो गंगा नदी पर बह रही हैं, सड़ रही हैं, चील, कौवे, गिद्ध और जानवर नोच रहे हैं या फिर गंगा की रेती पर दफन है राम नामी चादर ओढ़कर। इससे बड़ा दुर्भाग्य मानवता का कुछ हो नहीं सकता कि जिंदा थे तो इन्हें इलाज नहीं मिला और मर गए तो इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 21 के तहत कि प्रत्येक जीवित और व्यक्ति को और जो मर गए हैं उनको भी अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन इसे उत्तर प्रदेश में यह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक संकट है और यह संवैधानिक संकट अभूतपूर्व है। यहां के नागरिकों की लाशें चील, कौवे, गिद्ध नोच रहे हैं। हजारों की तादाद में मौतें हो रही हैं, सरकारी रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर इस तबाही को देखना है तो शहरों से निकलिए, गांव की तरफ जाइए। गांव गांव आपको इस तबाही के मंजर दिखेंगे जहां किसी के पिता का निधन हो गया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, परिवार के 6 में से 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई है, घर के कमाऊ सदस्य मर गए हैं, माओ की कोख सूनी हो गई है, बहनें विधवाएं हो गई हैं, बच्चों के सिर से उनके मां बाप का साया उठ गया है, बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं। हालात बेहद विकराल हैं। गरीबी और मुफलिसी के चलते, सरकार की नाकामी के चलते लोग अपने के शवों को गंगा की रेती में दफन करके जाने को मजबूर हैं। उनके पास कफन तक के पैसे नहीं हैं। इस हाल में हमने अपने प्रदेश के नागरिकों को पहुंचा दिया कि उनके पास कफन भी नहीं है, एक राम नामी ओढ़ाकर अपने परिजन को, अपने प्रियजन को उसी गंगा की रेती में गाड़ कर चले जा रहे हैं। इस प्रकार के भयावह दृश्य आजाद भारत ने कभी नहीं देखे बहनों भाइयों, और वो लोग कभी नहीं देखेंगे जिनके दिल पत्थर के हो गए हैं, जो नाकाम, निष्ठुर और निर्दयी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 लोग मरें या 1 लाख लोग मर जाएं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार तबाह हो जाएं, लोगों की जिंदगी खराब हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी फाइलों में कोरोना का स्टेटस गुलाबी हो गया है, यानी हालात तेजी से सुधर रहे हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे दम तोड़े हैं और जिनकी लाशें दफनाई, बहाई और जलाई गई हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं? क्या ये मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? कौन हैं ये लोग? ये लोग हमारे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हमारी आपकी बहनें, माताएं, भाई, बुजुर्ग, बच्चे हैं जो गंगा की इस रेती पे दफन है, जिनको इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला और उनकी लाशों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। कहते हैं कि मां गंगा का हर बूंद अमृत के समान है। आज ये नदी लाशों से पट चुकी है। मरने वालों का कोई आंकड़ा सरकार के पास अगर है तो वो झूठ है, झूठ का दस्तावेज है, झूठ का पुलिंदा है, निर्दयता है, क्रूरता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं आपको। उन्नाव के नाना मऊ घाट पे पिछले 1 महीने के भीतर 1020 शवों की अंत्येष्टि हुई है या तो उन्हें दफनाया गया है। बहाए कितने गए हैं इसका डाटा नहीं है। एक घाट का 1 महीने का डेटा दे रहा हूं आपको। उन्नाव चले जाइए, रायबरेली चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, मिर्जापुर की तरफ चले जाइए, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, त्राहिमाम मचा हुआ है।
न जाने कितने हजारों सौों को नदी में यूं ही बहा दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये लाशें इतनी सड़ गई थी कि गाजीपुर में कई जगहों पर केमिकल डालकर डिकम्पोज की गई बॉडी। क्या हम किसी सभ्य समाज में अपने नागरिकों के साथ इस प्रकार के अनर्थ अत्याचार की परिकल्पना कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं उन लोगों की पीड़ा जिन्होंने अपनों को खोया है? क्या हम महसूस कर सकते हैं उन लोगों का दर्द जिन्होंने अपने मां बाप खोए हैं? क्या हम महसूस कर सकते हैं कि एक एक सांस के लिए घुटते लोगों को इलाज तो छोड़िए, पैरासीटामॉल की गोलियां तक नहीं मिली हैं? हमारे 55 संवाददाता 1000 से ज्यादा गांव में अब तक जा चुके हैं। सरकार के दावे झूठे हैं बहनों भाइयों। न तो गांव में कोई टेस्टिंग हो रही है, न उन्हें दवाएं मिल रही हैं, न कोई पूछ रहा है। रात में सोते हैं, सुबह मरते हुए लोग मिल रहे हैं, बताते हैं सांस फूल रही थी। उन बेचारों को यह भी नहीं पता कि उन्हें कोरोना हुआ है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। इन गांव गरीब के लिए न तो विपक्ष आवाज उठाता है, सरकार निष्ठुर और निर्दयी हो चुकी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। उनकी छवि, उनकी इमेज, उनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। गरीब मरता है तो मरे। आपकी औकात और हैसियत एक वोट से ज्यादा की नहीं है सत्ताधारी दलों के लिए। मरना आपके नसीब में है। अगर आपको कोरोना हो गया तो बच गए तो ईश्वर की कृपा और शायद आपका जीना लिखा होगा आपकी किस्मत में, वरना गांव में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। परिवार के परिवार तबाह हुए। आज हमारे जब संवाददाता गांव में जा रहे हैं तो लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। दृश्य इतने भयानक हैं कि मैं उन्हें टीवी पे चला नहीं सकता। उनकी तकलीफों का बहनों भाइयों कोई अंत नहीं है। हम आप शहर में बैठ के गांव के लोगों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। इससे बड़ी त्रासदी मानवता पर भारत की समाज में कभी नहीं आई, और ऐसे निष्ठुरता सरकार और प्रशासन की इसके पहले कभी देखने को भी नहीं मिली। हम अपने लोगों को इलाज तो दे नहीं पा रहे हैं, मरने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे रहे हैं, और संवेदना के दो शब्द भी हमारे पास उनके लिए नहीं है। एक समाज और सरकार के रूप में इससे बड़ी विफलता भारत की समाज और सरकार की कोई हो नहीं सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज्यादा गांव हैं। हर गांव में 1 या 2 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। हमारे पास लगातार सूचनाएं आ रही हैं, टेलीविजन चैनल्स, अखबारों में खबरें हैं। सरकार डेटा को छिपा रही है, आवश्यक इंतजाम नहीं कर रही है। मैं हाईकोर्ट से अनुरोध करूंगा कि इन 58,000 गांव के प्रधानों से एफिडेविट लिया जाए और यह पूछा जाए कि उनके गांव में कितने लोगों का निधन कोविड के चलते या कोविड सिम्टम जैसे लक्षणों की वजह से हुआ है। सभी 58,000 प्रधानों से हाईकोर्ट को मंगवाना चाहिए शपथ पत्र, तब वास्तविक आंकड़े आपको पता चलेंगे। हर शमशान घाट के रजिस्टर को जब्त कर लिया जाए, शहर हो या गांव। उस एरिया में जाने वाले सीसीटीवी फुटेज चेक कराया जाए, कितनी अर्थीयां उठी हैं। हमारी आपकी कल्पना से कहीं 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 व्यापक और भीषण है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि तबाही का मंजर कितना भयानक और बड़ा है। आप तक असली बातें पहुंच नहीं रही। आपने सिर्फ उन्नाव, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया के दृश्य देखे हैं। जरा देवरिया, कुशीनगर की तरफ चलिए, पीलीभीत की तरफ चलिए, बुंदेलखंड की तरफ जाइए, गांव गांव यही कहानी है। तो क्यों न इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे आकर स्वतः संज्ञान लेकर सभी 58,000 प्रधानों से, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सभी नगर आयुक्तों से, सभी नगर पालिकाओं से, सभी नगर पंचायतों से, सभी शमशान घाट के जिम्मेदार लोगों से एफिडेविट मंगाए। आंकड़े ऐसे आएंगे कि मानवता कांप उठेगी। इससे बड़ा कोई संवैधानिक संकट हो नहीं सकता है, जहां हमारे अपने हजारों लोग बिना इलाज के मारे जा रहे हों। अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं कहेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं। अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन हो रहा है। लोगों की लाशें फेंकी जा रही हैं, सड़ रही हैं, डिकम्पोज्ड हो रही हैं, अपनों को खो रहे हैं लोग। एक एक सांस के लिए लोग घुटते, मरते, तड़पते, बिलखते लोगों को देखना बड़ा दर्दनाक होता है। और पिछले 2 महीने से जो मैं मंजर देख रहा हूं, अब बताने लायक मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। मैं उनकी पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं।
सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, इनकी अपनी राजनीति है और इनके लिए आप एक वोट हैं। आपका वोट पाने के लिए ये पन्ना प्रमुख भी बन जाएंगे, ये साइकिल भी चलाएंगे, ये हाथी भी चढ़ेंगे। लेकिन आज जब आपके ऊपर भयानक विपत्ति आई है, मौत आपको निगल रही है, कोरोना आपकी गर्दन दबा रहा है, उस वक्त आपकी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा है। ऐसी क्रूरता, ऐसी असामाजिकता मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। 22 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते, मैंने ऐसी निष्ठुरता नहीं देखी, ऐसे पत्थर दिल लोग नहीं देखे। मैं अपने गांव, अपने गरीब, अपने भाई, अपने वंचितों, दलितों, पीड़ित, शोषितों के लिए जिनकी मौतें हो रही, बड़ी तादाद में मर रहे हैं, मन द्रवित है इन लाशों को देखकर। कोई भी एक आम आदमी जिसके अंदर थोड़ा भी हृदय होगा, थोड़ी भी संवेदनशीलता होगी, वो हिल जाएगा इस तरह के दृश्यों को देखकर। लेकिन मजाल कि हमारे नेताओं के जुबान पे संवेदना के 2 शब्द आते हों। भारत के समाज ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है, ऐसी पीड़ा को कभी भोगा नहीं है जिस पीड़ा को अभी लोग भोग रहे हैं। और अब तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, यह ज्यादा खतरनाक बात है। टेस्ट आप करते नहीं है, इलाज आप देते नहीं है, ऑक्सीजन आपके पास है नहीं, गांव में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, मौतें लगातार हो रही हैं। आप WHO से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, नीति आयोग से ट्वीट करा रहे हैं, अखबारों में बयान दे रहे हैं, हालात शमशान घाट और गंगा की रेती बता रही हैं। ये कौन लोग हैं जो मारे गए हैं? ये किनके शव हैं? मैं फिर कहता हूं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और किसी की भी छाती में अगर दिल धड़कता है तो उसमें इतनी मानवीय संवेदना होनी चाहिए कि लोगों के गम में, लोगों के तकलीफ में, लोगों की पीड़ा में उनके साथ खड़े हो जाओ। वरना तुम में मानवता बची नहीं है, तुम मानव कहलाने लायक नहीं हो, सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हो। कुछ अखबारों की कटिंग दिखाना चाहता हूं। ये देखो, कानपुर में गंगा किनारे दफनाई गई लाशें, और जब ये हटाई गई लाशें, इनमें से बालू हटाई गई तो इतने शव मिले कि प्रशासन को JCB बुलाना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है। पढ़ो इसको, देखो और समझो कि गांव में क्या हालात हैं। एक ये, फिर दूसरा देखो, खेरेश्वर घाट उन्नाव कानपुर के बीच सैकड़ों शव गाड़ दिए गए हैं। ये अखबार कह रहा है, अमर उजाला का फ्रंट खबर है, फ्रंट लीड खबर है। कब यकीन मानोगे कि तुम्हारे अपने लोग एक एक सांस के लिए घुट घुट कर दम तोड़ रहे हैं? चलो इससे भी आगे बढ़ते हैं। 175 लाशें और मिली हैं, यह हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है। इनको दफनाया गया है 175 लाशें। वक्त चेत जाने का है। यह बताने के पीछे मकसद आपको भयभीत करना नहीं है, यह बताने का मकसद है कि ये जो लाशें बह रही हैं, ये लाशें दफनाई गई हैं, यह सरकार की नाकामी है। और ये लाशें नोची जा रही हैं जानवर गिद्धों द्वारा, यह सरकार की नीतियों की विफलता है। जहां उसने अपने नागरिकों के साथ जिंदा रहते हुए भी उनको अधिकार नहीं दिए जीने का, और मरने के बाद इज्जत से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी? और यह बताइए कि जिनके घरों के कमाऊ लोगों की मौतें हुई हैं, उनके घर रोजी रोटी का संकट है, आपने उनके लिए क्या किया? एक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आपने उनको कोई मुआवजा दिया, उनके लिए कुछ जीने खाने का प्रबंध किया, उन्हें कुछ पैसे दिए, कुछ सरकारी मदद दी? नहीं दी। पैरासीटामोल की गोली जिसने न दी हो, वो उससे मदद की अपेक्षा भी वैसे नहीं की जा सकती। फिर भी यह डेमोक्रेसी है, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और संविधान के तहत सरकारों का गठन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके घर के कमाऊ सदस्यों को सरकार कुछ मुआवजा दे, कुछ पैसा दे, और उससे भी बड़ी बात, कम से कम इज्जत से अंतिम संस्कार तो करा दो। तुम इलाज नहीं दे पाए, तुम उनको दवा नहीं दे पाए, तुम उनका टेस्ट नहीं कर पाए, तुम उनको सुध नहीं ले पाए, अब मर गए हैं तो कम से कम उनको कफन दफन का इंतजाम तो कर दो। इससे बड़ी पीड़ा क्या मानव समाज में हो सकती है कि किसी के घर वाले की लाश केमिकल डालकर जलाई जाए? गाजीपुर में ऐसा हुआ है। यह भारत के समाज का और उत्तर प्रदेश की सरकार का सच है कि शवों की ऐसी दुर्गति मैंने नहीं देखी। जिंदा और मरे लोगों के बीच का कोई अंतर ही नहीं रह गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के समाज के लोगों की आत्मा ही मर गई है। अगर इसे आत्मा मरना नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं?
वैक्सीनेशन की हालत आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर वैक्सीनेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है। 18 से 45 साल के लोगों के लिए जो ग्लोबल टेंडर किए गए थे उनका अता पता नहीं है। वैक्सीन के नाम पर 2.5-3 लाख डोज मंगाए गए थे, वो कब के खप गए पता नहीं है। अधिकांश सेंटरों में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन बंद है। जबकि पूरी 24 करोड़ आबादी को जब तक आप डबल डोज नहीं देंगे, इनमें से कितने लोग जीवित बचेंगे? अगर इसे नाकामी नहीं कहते हैं तो नाकामी फिर किसको कहते हैं? ये समझने वाली बात है। मैं फिर कहता हूं और दोबारा ये हाई कोर्ट से अपील करता हूं कि वो स्वतः संज्ञान लें। सभी ग्राम प्रधान, सभी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, नगर पालिका अध्यक्ष, शमशान घाटों के रजिस्टर, इन सब के लिए एफिडेविट मंगाए जाएं। तब आपको वास्तविक आंकड़े पता चलेंगे। तब मुआवजे तय होना चाहिए कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं। लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं आप। जब मैं इनकी पीड़ा और तकलीफ को बताता हूं बहनों भाइयों, तो रोज मेरा कलेजा कांपता है। मैं प्रतिदिन 24 घंटे उन्हीं खबरों के बीच में जीता और मरता हूं। लोगों की तकलीफें, उनका रुदन, उनकी बातें सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कदर अत्याचार, इस कदर तकलीफ आजाद भारत ने कभी देखी नहीं जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त के हालात हैं। और अफसोस की बात यह है कि गांव गरीब को मीडिया भी नहीं पूछता है। सोशल मीडिया तो इन्हें मुंह नहीं लगाता, अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानता है। अखबार और टीवी में इनको जगह नहीं मिलती है। इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये कुत्तों की मौत मरने को मजबूर हैं। देखो इनकी लाशें, इनकी लाशें देखो। इनमें से कई आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, घर परिवार के लोग हैं, दफन हैं, जिनको कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं। केमिकल डालकर इनकी लाशें जलाई जा रही हैं। आजाद भारत का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य गंगा नदी के आसपास या तो बिखरा है या बह रहा है। सुनिए कुछ पीड़ितों की व्यथा जो हमने गांव गरीब के लोगों की इकट्ठा की है, आपको सुनाने के लिए, आपकी आत्मा को जगाने के लिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो इन गरीबों के साथ संवेदना के साथ तो जुड़ जाओ। सुनो इनके बयान। पिछले 24 घंटों में गांव में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में। मेरे गांव में कुछ ही समय में 4 मौतें हो चुकी हैं। गांव दहशत में है, सब लोग परेशान हैं, बहुत बुरी से भयभीत है। यहाँ पर कोई भी टीम स्वास्थ्य विभाग की नहीं आई है। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई दवा का वितरण नहीं हो रहा है, कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग हमेशा दहशत में रह रहे हैं यहाँ पे। मौतें सर एक हफ्ते के अंदर कम से कम 4-5 मौतें हो चुकी हैं। 7 मौतें हो चुकी हैं। न कोई प्रशासन, न कोई दवा, यहाँ हॉस्पिटल में भी कोई दवा नहीं है। किसी से कोई मतलब ही नहीं है। गाँव एकदम बेहाली में जी रहा है। हमारे गांव की बात छोड़िए, आप आस पड़ोस में ले लीजिए, कहीं भी कोई नहीं। हमारे यहाँ लगभग नियर अबाउट 15-16 मौतें हो चुकी है अब तक। इलाज के नाम पे एक रिक पूर्ति हो रही है। इलाज के मतलब कुछ है नहीं। जितने भी हमारे गांव में मौतें हुई हैं, जो यंग कंडीशन के, वो यहाँ ठीक रह रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनकी मौत हो जा रही है। न इनके पास 1 साल में ये कोई अस्पताल तैयार कर पाए, ना इनके पास ऑक्सीजन मिल पाया। सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही थी कि सरकार जो है ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा पाई। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल हो गई है। क्योंकि जो ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती थी, वो बंदा अपना दम तोड़ देता था। मैंने मरते देखा, किसी को ठीक होते 3 दिन में नहीं देखा। आदमी गड़े हैं, कोई वो थोड़ा गड़े हैं, कोई जानवर आदमी गड़े हैं। ये 15-20 दिन में इतने आते चले जाते, कम से कम 300-400। आपने इन लोगों की बातें सुनी हैं और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर 58 गांव हैं। हर गांव की यही त्रासदी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शमशान घाट के रजिस्टर मंगा लिए जाएं और हर प्रधान से एफिडेविट मंगाया जाए। शहरों के शमशान घाटों के रजिस्टर जब्त कर लिए जाएं। वास्तविक आंकड़ा और इस त्रासदी का मैग्नीट्यूड समझना है तो। नेहा सालनी दुआ बीजेपी से हैं मेरे साथ, डॉक्टर वैभव खन्ना निदेशक हैं हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, नावेद सिकोह उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत आप सभी का। नेहा सालनी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो दृश्य देखे होंगे, आपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें देखी होंगी उत्तर प्रदेश में, उन्नाव, गाज़ीपुर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज की, रायबरेली की, निश्चित तौर पर आपका भी मन बहुत दुखी होगा और आप भी बहुत अफसोस में होंगी। इस तरह की तस्वीरें कभी आज़ाद भारत में देखी नहीं गई। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसको ओन क्यों नहीं कर रही है और अब भी ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर सरकार सजग क्यों नहीं है।
जी ब्रिजेश जी, जो लाशों को देखकर कोई भी ऐसा पत्थर दिली होगा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, और हर इंसान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे लगता है इतनी संवेदना सब में ही होती है कि कोई लाश देख के उनका भी दिल पसीज जाता होगा। और सरकार भी इंसानों की ही है और इंसानों के लिए ही है। अभी आपने ब्रजेश जी बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि मतलब कि आपने, चाहे वो नेगेटिव थी हमारी सरकार के लिए, लेकिन आपने जैसे कहा कि मतलब हमारी सरकार के लोग जो है WHO से सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ये सब करते हैं। देखिए ब्रजेश जी, अगर आपने अभी जो आंकड़े दिखाए, वो अखबारों में अमर उजाला के आंकड़े दिखाए कि लाशें इतनी मिल रही हैं, अगर ये भी एक सच है तो WHO का भी सच मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो सच सच है, ये सच सच नहीं है। WHO को हमने कोई खरीद नहीं रखा, वो कोई यूपी सरकार के रहमो करम पे नहीं पलते। उनको वो WHO एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका स्वाभाविक तौर पे हर देश इज्जत करता है, लेकिन आपको तो हमें अपडेट भी देना उसकी चाहता इज्जत हूं करनी कि चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार और WHO जी। कोरोना पैंडेमिक में ज्वाइंट MOU किए हुए हैं, दोनों की पार्टनरशिप में काम हो रहा है। जी जी जी, तो आप, वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर यूपी सरकार की, अगर वहां पर किए गए काम की WHO तारीफ करता है, क्योंकि WHO की टीम आई और यहाँ के 58 गांवों में गई। मैं ये नहीं कह रही कि सभी, आप भी मानते हैं कि वहां बहुत गांव हैं, जितने दिनों तक, 90 दिन तक ये सर्वे, मतलब पिछले 40 से 50 दिन तक वो WHO की टीम साथ रही और देखा कि सरकार काम कर रही है। जगह जगह पर टीकाकरण का अभियान भी चल रहा है, और साथ साथ टीकाकरण से पहले तो जो लोग हैं पॉजिटिव हैं, चाहे किसी को खांसी थी, चाहे जुकाम था, चाहे बुखार था, बार बार सरकार अपील कर रही थी कि आपको मामूली लक्षण भी है तो आप सामने आइए। अब बात यह है कि गांव में जब खांसी जुकाम होता है तो उसको बहुत मामूली सा, कई असिम्प्टोमेटिक होते हैं, ये कई मामूली लक्षण वाले होते हैं। हमारे घर में भी कोरोना जब हुआ तो मुझे 8 दिन बुखार रहा, लेकिन जब मेरी फैमिली में बाकी लोगों को, मेरे से मेरी डॉटर को भी हुआ, उसको 3 दिन बुखार रहा। तो ये हर किसी की इम्यूनिटी और हर किसी की बॉडी के ऊपर है, किसी को बुखार होता अगर है, आपने किसी को इतना नहीं सब होता। कुछ किया लेकिन गांव खांसी के लिए, जुकाम तो ये कौन लोग हैं जिनके शव बहाए गए हैं, ये कौन है जो दफनाए गए हैं, और ये नहीं, कौन है आपकी जो बड़ी बिल्कुल बात तादाद में ठीक है, जलाए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ ब्रजेश जी कि ऐसा नहीं है कि WHO को हमने खरीदा हुआ है, उन्होंने भी देखा कि हम पूरी सरकार जो है, यूपी सरकार, वो पूरी कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं, उसके 3 दिन के जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, जो कई चैनल नहीं मानेंगे, देखिए ये आंकड़े झूठला नहीं सकते कि 3 दिन में गिरावट आई है, मामूली सी जो गिरावट आई है, ये अच्छे लक्षण है। इसका मतलब कंट्रोल कर लिया गया। और ऑक्सीजन की कमी जो पिछले 2 हफ्ते पहले बहुत देखी जा रही थी, ऑक्सीजन की आज, मैं एक अपडेट आपको और देना चाहता हूँ, मैं आपको दिल्ली तथ्यात्मक रूप से सही करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है होम सेक्रेटरी ने, और ये कहा है और माना है, लिखित दिया है कि उन्होंने टेस्ट घटा दिए हैं। नहीं, आप देखिए टेस्टिंग का, आप देखिए पहले एक दिन में जो टेस्ट अभी हो रहे थे 4,80,000 के करीब हो रहे थे, उसके बाद टेस्टिंग कितनी घटी, 4,18,000 पे आई। इतने कभी टेस्ट नहीं उत्तर प्रदेश में हुए, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 4 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश में कभी एक दिन में नहीं हुए। आप अपना डेटा मैं चाहती हूँ बस आप एक मिनट मेरी बात, बिल्कुल आप बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। संक्रमण दर घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार पूरी कोशिश कर रही, कौन सी सरकार चाहेगी, आज हमारी सरकार है या हमसे पहले वाली सरकार भी थी, कौन सी सरकार चाहेगी कि उसके राज्य में उसके लोग जो हैं वो मरे। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताती हूं कि यूपी के कुछ गांव ऐसे, शायद यहां बैठे हुए यूपी के लोग, क्योंकि मैं तो यूपी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन यूपी के कुछ लोग जानते होंगे, इतना तो कर सकती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कुछ संवेदना रखें। इतना तो एक्सपेक्ट आपसे कर सकते हैं हम लोग। वो तो बिल्कुल है, वो तो संवेदना, मैं कहती हूँ मुझे तो रोना आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद इतना, उन्होंने खुद बोला कि जो लाशें मिल रही हैं उनको कभी रोना नहीं आया। मैडम आपको आया है, आप एक संवेदनशील महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी सरकार मानने को तैयार नहीं। मैं आपको ब्रजेश जी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सरकार काम कर रही है और कुछ अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, पर मैं एकदम से ड्रास्टिक ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है, घट रही है। पिछले 3 दिन में जो आंकड़े, सिर्फ सरकार नहीं बाकी जगह के डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया आपका, यही दिखा रहे हैं कि कम हुए हैं। और सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी बारी में बोलिएगा, ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, ये मानवता पर बहुत बड़ा संकट है। हम सब अपनी बात रखें, अपने तथ्यों के साथ रखें।
बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, क्या तस्वीर है गाँव की? देखिए ब्रजेश जी, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश के गांव भगवान भरोसे हैं। पीएससी है, सीएससी है और जिला अस्पताल है, और उसके नीचे कहीं कहीं पर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। कहीं पर भी डॉक्सीसाइक्लिन और डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोलोन जैसे 25 पैसे और 50 पैसे के टैबलेट तक उपलब्ध नहीं है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, जैसा कि अभी किसी इंटरव्यू में बोला कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो फिर उनका भगवान मालिक है, या तो उनको भगवान बचा सकता है या उनको उनका इम्यून सिस्टम बचा सकता है, दूसरा कोई उनको बचाने वाला नहीं है। पीएससी में ना तो कोई कोरोना का किट है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, यही हाल सीएससी का है। किनकी लाशें हैं जो ये गंगा नदी के दोनों तरफ दफनाई गई हैं, बहाई गई और जलाई गई हैं? प्रदेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चूंकि सरकार आंकड़े दबाने पर लगी है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश के गांव में है। ये मुनादी करवा रहे हैं, असल में ये मुनादी के पीछे लोगों को धमका भी रहे हैं, और कुछ डर गांव के लोगों का अपना है कि अगर उनको कोरोना हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको आइसोलेशन में जाना पड़े या कुछ समय के लिए सामाजिक सरोकारों से वंचित होना पड़े। ये एक डर गांव का है, लेकिन सरकार का रोल इसमें बहुत ज्यादा नकारात्मक है कि आंकड़ों को छिपाने के लिए जो खेल सरकार खेल रही है, उसका नतीजा ये हो रहा है ब्रजेश जी कि मुझे कोरोना है ये लोग बताने से डर रहे हैं। अगर किसी को बुखार और खांसी हो रहा है तो ये नहीं बता रहे हैं, वो केवल क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई दवा दे दीजिए, वो मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं। मानवता पर इतना बड़ा संकट और लाशों के साथ ऐसी विभत्सता देखी है अपने जीवन में? नहीं ब्रजेश जी, मैंने जरूर ये इसको आपकी रिसर्च आत्मा नहीं कांपती? आप लोगों की, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कांप रही है। आपके लिए क्या ये इंसान, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन, क्या महज एक वोट है आपके लिए? ये नागरिक नहीं है, इनको नागरिक का दर्जा आप लोग नहीं देना चाहते? ब्रजेश जी, ये बिल्कुल भयावह स्थिति है, और कितनी बेशर्मी है इस सरकार की कि इन लोगों को सम्मान देने के बजाय इनके नेता कह रहे हैं कि कोरोना को अधिकार है, कोरोना एक प्राणी है, उसको अधिकार है। इनको कोरोना के अधिकारों का चिंता है, लेकिन जिस गंगा मैया ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी को बुलाया था, आज वो गंगा जो पापनाशी नहीं है, जो पाप को धुलती है, आज उसको कलुषित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गंगा हो या यमुना, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दें और कृपया मेरी सहायता करें। धन्यवाद। उन लोगों के धन्यवाद, साथ जो अपनी बात, आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया आपका, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैभव महेश्वरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 58,000 गांव हैं, और हर गांव से कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं लोगों की मरने की, नियमित आ रही हैं, साप्ताहिक आ रही हैं, हर दूसरे तीसरे मौतें हो रही हैं। शहरों की स्थिति अलग है, सेमी अर्बन इलाकों के हालात अलग हैं, और गंगा की रेती के जो दृश्य हैं ये भयावह है। क्या सरकार झूठ बोल रही है डेटा के मामले में? ब्रिजेश जी, आपने कच्चा चिट्ठा खोल के डाल ही दिया है। हम लोग भी दिन भर अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, देख के मन दहल रहा है। सच बताऊं तो हम उन हालात में जी रहे हैं जैसा बुरा सपना आने पर भी हम डर के उठ के बैठ जाते थे कि बहुत बुरा सपना देखा, हर तरफ लाशें थी, लोग मर रहे थे। और अभी आज घर में मेरे बात हो रही थी कि जैसे हर पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चों को संवेदनशील बनाएं, किसी को दर्द भी हो जाए तो दौड़ के उसका हाल पूछो या उसकी तकलीफ को महसूस करो। आजकल हम जब टीवी ऑन करते हैं और वहाँ पर हर तरफ मरते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, बच्चे भी साथ में बैठे होते हैं। अब समझ में नहीं आ पा रहा कि बच्चों को संवेदनशील बनाएं कैसे। वो तो लाशें जलती देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लाशें बहती देख रहे हैं, क्या संवेदना रह जाएगी इन बच्चों के मन में? और वो सवाल पूछते हैं कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? तो सरकार कर रही है। सरकार क्या कह रही है कि WHO का सर्टिफिकेट मिला है। आप समझ लीजिए कि जो आदमी कैलकुलेटर नहीं चला पा रहा है वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि नासा ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है रॉकेट चलाने का। तो ऐसी तो हालत कर रखी है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आज थोड़ा सा एक संवेदना ही तो चाहिए इस प्रदेश के लोगों को। बेसिक तो इलाज चाहिए, गांव के अंदर जांच हो जाए, बेसिक दवाइयां मिल जाए। ऐसा भी बात बताना अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोरोना का इलाज बहुत महंगा हो, बड़ा सस्ती दवाई। आज सुबह मेरी बेटी भी बहुत फूट कर रोई और मुझसे पूछने लगी कि ये सब कब खत्म होगा, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। आज मतलब बताइए कि दाह संस्कार नहीं हो पा रहा, शव जो बह के आ रहे हैं। आज एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक पत्रकार ने कहा था नेहा जी रुकिएगा, मैं आऊंगा जिसमें तो आप
मतलब किस तरह से हम जांच करें, किस तरह से इलाज करें, किस तरह से हम उनको एटलीस्ट एक्नॉलेज करें कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। इतना तो एक्नॉलेज कर लीजिए कि आप जो कह रहे हो कि ये जो रजिस्टर है ना, इसको अगर निकाल लें तो मृतक प्रमाण पत्र और ये रजिस्टर और सरकार के जो दावे हैं इनमें 20 गुने का अंतर है कम से कम। सभी ग्राम प्रधानों से एफिडेविट मंगवा। अगर 4000 मौतें सरकार बता रही है तो 40,000 आदमी मरा है, इतना ज्यादा फर्क है। मुझे तो इससे भी ज्यादा लग रहा है अगर आप गांव से डेटा मंगवाएंगे। पूरे टाइम लाशों को मंगा लो लेकर एफिडेविट, सबसे अभी सब पता चल जाएगा। ठेले में, रिक्शे में लोग लाशें लेकर जा रहे हैं, साइकिल पर लोग लाशें लेकर जा रहे हैं। ऐसे दृश्य कभी धन्यवाद वैभव जी, धन्यवाद। ऑलराइट, मुझे नावेद सिको जी ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने जन सरोकार से जुड़े हुए पत्रकार हैं। नावेद जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के हालात गांव गरीब मजरा पुरवा के गरीब शोषित पिछड़े दलित वंचित लोगों के हैं, जिनको पैरासीटामॉल की एक गोली भी नसीब नहीं है, उनकी जिस तरह से मौतें हो रही हैं, आपने देखा कि उनको कफन तक नसीब नहीं है। शायद इससे बड़ा अफसोस भारत के समाज के लिए कुछ हो नहीं सकता। जी बिरजेश जी, पहली चीज तो हमें इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो एक ग्रामीण परिधि है, ये बहुत बड़ी है। इसका क्षेत्रफल और इसकी आबादी कई मुल्कों के बराबर है। ये कोई मामूली नहीं है। 70, 75, 80% ग्रामीण इलाका यानी यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र है। और यहाँ की जो हालात नजर आ रही है, ये कई मतलब एक मुल्क की जितनी आबादी और क्षेत्रफल होता है आमतौर से दुनिया के, ये उससे भी बड़ा ये इलाका है। और यहाँ जो मैयतों और लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में ये स्थिति जो बता रहे हैं, इससे भी भयावह कैसे हो सकती है स्थिति, मैं इस बात को बताना चाहूंगा। अभी हमें हजारों लाशें दिखाई दे रही हैं, नदी के हर कोने पे, हर तट पे दिखाई दे रही हैं। अभी हमें लाशों को चील कौवे नोचते हुए, कुत्ते नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें हर गांव में लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वो लाशें हैं जो तैर रही हैं, ये वो लाशें हैं जिन्हें रेत में चोरी छिपे गाड़ दिया गया है और इन्हें कुत्तों ने निकाल दिया है। ये वो लाशें हैं जिन्हें परिंदे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे सैकड़ों गुना वो लाशें हो सकती हैं जो अभी उतराई नहीं है, पानी के ऊपर नहीं आई है, रेत से ऊपर नहीं आई है। क्योंकि कई लोग, मुझे कुछ ग्रामीण लोगों ने बताया कि कई लोग इस तरीके की जब वो मजबूरी में इस तरह की अपनी लाशों का निस्तारण करते हैं तो डेड बॉडी में वो पत्थर बांध देते हैं, बिल्कुल वो नदी के अंदर डूब जाती हैं लाशें। तो अंदाजा लगाइए कि हजारों गाजीपुर में हमें ऐसी कई लाशें हमारे रिपोर्टर्स को मिली जिनमें मोटे मोटे बड़े वजनी पत्थर से लाशों को बांधा गया था। इस तरह के तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, पहली चीज तो इस बात को महसूस करना होगा, इसका सवाल जाहिर सी बात है कि जिज्ञासा ये पैदा होती है कि ये लाशें कहां से आ रही हैं। जो ये लोग मर रहे हैं और इनके पास में क्रियाक्रम के लिए इनके साथ में अंत्येष्टि का पैसा नहीं है, इनके पास लकड़ी नहीं है, इनको शमशान घाट भी मयस्सर नहीं मिल रहा है, इनको चार कंधे भी अगर नहीं मिल रहे हैं, तो ये वो कौन लोग हैं, किस भारत के लोग हैं, किस उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनकी क्या मजबूरी है। और मरने वाले क्या कोरोना संक्रमित थे या ऐसे ही किसी दूसरी बीमारी में मर गए या फिर इनको किसी ने मार दिया। मुझे आप बताओ, आप तो काफी लोगों से संपर्क में गांव में रहते हो, ये अंतिम संस्कार न कर पाने के पीछे के कारण मुफलिसी, गरीबी है या फिर डर है? जी जाहिर सी बात है कि एक बात तो साफ नजर आ रही है, जैसे हम लोगों ने लखनऊ में देखा। लखनऊ में पिछला एक महीने पर अगर आप नजर डालेंगे तो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, संपन्न लोग, जिनका एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा है, वो लंबी लंबी लाइनें भैंसा कुंड में घाट पर लगाए हुए थे। उनका नंबर 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 18 घंटे बाद आ रहा था। वो खुद बता रहे थे जो पैसे वाले हैं कि वो जो लकड़ियों के दाम थे वो 4 गुना 20 गुना ज्यादा थे। लाश गाड़ी जो है वो 20,000 रुपए में मिल रही थी। जो उनकी समस्याएं जिंदा रहने में थी, यानी मरने वाला जो इलाज के दौरान जितनी परेशानी में आया, तो जो मर गया उसके बाद अंत्येष्टि में भी शहरी संपन्न लोगों के साथ ये हुआ था। अब ग्रामीण आबादी, एक तो बहुत बड़ी आबादी है, मैं फिर कहूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं नावेद जी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर सभी ग्राम प्रधानों से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और शमशान घाट की रखवाली करने वालों से एफिडेविट लेना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, एक बात को, कुछ चीजें जो है, कोर्ट का क्या फैसला है, सरकार का क्या आदेश है, किस तरीके से सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि हम अंत्येष्टि का पैसा दे रहे हैं,
हकीकत असल में गांव एक अलग दुनिया बन गई है, जहां कोई विज्ञापन, कोई पीआर सिस्टम नहीं है, जहां पर प्रतिनिधि नहीं है, जहां पर विधायक उनसे रूबरू नहीं हो रहा है। असलियत क्या है, गांव के लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। जहां तक मैं इस बात का अंदाजा लगाता हूं कि गांव का आदमी जो बिना इलाज के मर रहा है, उसे यह पता है, एक थिंकिंग पैदा हो गई 1.5 साल पहले कि कोरोना अगर हमें मिल गया है तो कहीं ना कहीं शहरी लोग भी शुरुआती दौर में कि ऐसा माहौल बन गया था, डरते थे, उनको लगता था हमने कोई गुनाह कर दिया। डर और गरीबी दोनों इसका कारण मान सकते हैं जी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। डॉक्टर वैभव खन्ना मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हेल्थ सिटी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वैभव खन्ना, और पिछले 15 महीनों से कोरोना पर चल रही डिबेट की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिबेट्स का हिस्सा रहे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खन्ना। जिस चीज़ के लिए आप चेतावनी देते रहे, बताते रहे, उससे भी भीषण, भयानक और भयावह दृश्य हमारे सामने मौजूद है, और आपने भी सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में वो दृश्य देखे होंगे। डॉक्टर खन्ना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस नहीं, वॉइस। डॉक्टर खन्ना, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ गई। यस। जिस चीज़ की चेतावनी देते रहे, आप बताते रहे सरकार को, आज उससे भी भयानक और भयावह दृश्य हमारे सामने है, जब हमारे अपने लोगों की लाशों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चील कौवे तक नोच रहे हैं। गांव के हालात बेहद खराब हैं। ऑफ हुआ। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। अब फिर से आवाज आ गई। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव के इतने भयानक हालात हैं, आप बार बार चेतावनी देते रहे, उसके बावजूद सरकारों ने उसका पालन नहीं किया और आज स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं। ब्रजेश जी, आज आपने जो मुद्दा उठाया है वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। एक्चुअली में ये बड़ा लॉजिकल था। जो बीमारी हमारे शहर में इतनी बुरी तरह आ गई है, अगर हमने उस वक्त कई कारणों से उसको कंटेन नहीं किया और लॉकडाउन नहीं लगाया, तो बीमारी अगर गांव में फैलेगी तो फिर हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम उसको मैनेज कर सकें। हमको वहाँ पे गांव में चाहिए था ऑक्सीजन। जब शहर में ऑक्सीजन नहीं है, मुश्किल से आई, तो गांव में तो इम्पॉसिबल है। जहाँ तक बात है टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ गांव के सेंटर घर से बहुत दूर हैं, तो गांव वाला हमेशा 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा नहीं पा रहा है, उसके पास साधन नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम ये है कि गांव में पीएससी के ऊपर इसका इलाज संभव नहीं है, पीएससी में सिर्फ टेस्टिंग संभव है। अब आई सीएससी की बात, तो सीएससी में उतनी व्यवस्था हो, उतने डॉक्टर्स हों, और वो टेली के थ्रू अगर जिले के या सेंटर से जुड़े हुए हों तो वो इनका इलाज और अच्छा कर सकें। तो इसलिए मॉर्टेलिटी तो होनी थी, जो आ रही है स्थिति वो पहले से हम एक थी। हमें करना क्या था? जब शहर में हमने नगर निगम ने व्यवस्था करी और यहाँ पे इंतजाम किया, तो गांव में गांव प्रधानों को ये व्यवस्था करनी थी कि उन्हीं के पास अपने गांव के लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम करते, क्योंकि डेड बॉडी एक बार अगर हो गया, उसका सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। और चाहिए कि आपको एक लकड़ी, एक कफन। तो अगर गांव के प्रधानों को ये फंड मिल जाता और उनको ये पावर मिलती, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती जो भी हम देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में अब हमारा पीक कम हो गया है, लेकिन पीक के बाद भी जो गांव की प्रॉब्लम है वो खत्म होते होते अभी 2 हफ्ते और लग जाएंगे। जी, हमको अभी भी टाइम है कि हो सकता है कि वहां के जो अधिकारी हों वो इसको दबा रहे हों ताकि कोई एक्शन ना हो जाए, गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल ना हो, अधिकारी लोग कुछ हो तो चाह रहे हो कि उन पे उनकी बात ना आए कि उन पे इतने हो गई। लेकिन ये एक ह्यूमैनिटी है, मानवता है। मुझे लगता है जो भी डेड हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई खराबी नहीं है। आप कोई सुझाव इस वक्त दे सकते हैं, इस बीच आपदा में जब गांव और गरीब इतने परेशान हो, आप कोई सुझाव दे सकते हैं कि अभी हम इनके लिए तत्काल प्रभाव से क्या ऐसा करें कि हम इन्हें बचाएं?
कुछ लोगों को तो बचा सके। कोई सुझाव आप देना चाहें? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज इलाज है। इलाज में तो हमको तुरंत अपने सीएससी को बहुत मजबूत कर दें और जिला अस्पताल को, क्योंकि सीएससी में ही इनका इलाज पॉसिबल हो पाएगा। और पेशेंट का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पीएससी या गांव से टू सीएससी में वहां पे गाड़ियां लगा दें, एम्बुलेंस लगा दें। ये पहला काम करें। नहीं गाड़ियां हो तो प्राइवेट गाड़ियां ले लें और उनको छोटा हाथी ले लें और उससे ट्रांसपोर्ट लगा दें। ये काम स्मॉल लेवल पे करें। प्रधानों को तुरंत फंड दें ताकि प्रधान ही वहां पे शासक है, वही वहां पे सरकार है, वो इमीडिएटली उनका ट्रांसपोर्ट करे और उन लोगों को सेंटर पे लाए। लेकिन जिनका ऐसा हो गया है, अनफॉर्चुनेटली हो गई है, उनके लिए एक सेंटर बना दें हर गांव जहां हो और वहां पे प्रधानों के पास फंड हो, प्रधान ही उनका अंतिम संस्कार कराएं पूरे सम्मान के साथ। और कोई तरीका नहीं है विजय जी, अगर सरकार अगर करना है। और जो भी आंकड़ा है, देखिए आंकड़ा तो आएगा, कोई गवर्नमेंट हो जाए, इस आंकड़े से न घबराएं, क्योंकि ये जब ऐसी ट्रेजेडी आती है तो ये होता है, ये पार्ट है उसका, ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है। जब प्रॉब्लम आई है और हमारे पास जो इंफ्रा, हेल्थ का इंफ्रा है, आज हमारे पास पेरिफेरी में जो मेडिकल कॉलेज हैं वो जो नए बन रहे हैं वो भी इतने इक्विप्ड नहीं है। जो सीएससी पीएससी हैं। एक सवाल इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे ये है, हम लोग तबाही के किस स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप आगे का क्या भविष्य देख रहे हैं? ना उतना इंफ्रा है, ना उतनी एक्सपर्टाइज है, ना उतना सामान है। तो हम किधर बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब? बात नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके और फिर उसको मान के कि हाँ ये हो गया है, कोई बात नहीं, और फिर प्रॉपर तरीके से आए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। नेहा शालिनी जी के पास चलते हैं। नेहा जी, अगर सरकार ने वक्त रहते इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात मान ली होती और आपने वक्त रहते लॉकडाउन कर दिए होते तो हालात शहरों में और गांव में इतने ख़राब नहीं होने पाते। दूसरा, आपने पंचायत चुनाव होने दिए, तमाम विशेषज्ञों की राय, तमाम परामर्श दिए जाने के बावजूद सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसने चुनाव टलवाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। नतीजा आज उत्तर प्रदेश मौत के मुहाने पर खड़ा है। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगी। जैसे आपने कहा कि पंचायती चुनाव नहीं होने चाहिए थे। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि पंचायती चुनाव आयोग डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते, ये सभी जानते हैं। और हमने पार्टिसिपेट किया, ये हमारी गलती है, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज थी, जिसमें चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, चाहे फलाफुलू ये आम आदमी पार्टी हो, सबने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ये बहुत निंदनीय है कि नहीं करना चाहिए था। और कोरोना वहां से भी लोगों से बार बार अपील करी जा रही थी, जैसे दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे यूपी की तरफ बार बार, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनको राशन या चीजें सीधा लॉकडाउन करके कोई ऐसा मुहैया चीजें नहीं कराई जिस वजह से यहां से पलायन हुआ। महाराष्ट्र से पलायन हुआ मजदूरों का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बड़े कहा कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है। सीधा मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों से लखनऊ में बात की मैडम, और उनसे पूछा कि क्या कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसे कोई गुजारिश की, कोई पत्र लिखा कि पंचायत चुनाव टाल दिए जाएं या उनको रोका जाए? तो राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी डिपार्टमेंट ने एक भी पत्र नहीं लिखा कि कोविड की क्राइसिस है या चुनाव रोक दिए जाए। जी देखिए, चुनाव रोके जाए इसके लिए ऑपोजिशन ने कितने लेटर लिखे या ऑपोजिशन ने अपने नेता क्यों उतारे? हम तो कह रहे हैं कि हमें भी नहीं उतारने चाहिए थे, लेकिन बाकी उतार देते और हम पीछे रहते, तब भी यही गालियां दी जाती भाजपा को कि देखिए इनको पता था नाकामयाब होंगे, पंचायती चुनावों में हारेंगे, इसीलिए ये उतरे ही नहीं। मैं आपको हकीकत बता रही हूं कि आज जो केसेस यहां पर यूपी में इतने बड़े हैं, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोगों का है, जो ये कहते थे कि भैया वैक्सीनेशन मत करवाना, अगर ये जैसी भाजपा की वैक्सीन है मत लगवाना, नहीं तो नपुंसक हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को कहा जाता था इसके अंदर सुअर की चर्बी है। तो आप बताइए, जब लोगों को गुमराह ऑपोजिशन ने इतना किया कि आज भी, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं उन्होंने भी बोला कि लोगों को जैसे बुखार है तो नो इंटरप्शन प्लीज। उमाशंकर जी रुकिए, सिर्फ नेहा जी बोल रही नो। उमाशंकर जी रुकिए, आई चैलेंज यू। नहीं एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए। नहीं उमाशंकर जी रुकिए, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। उमाशंकर को रोका जाए, सिर्फ नेहा बोलेंगी। नो प्लीज, इस तरह लड़ना झगड़ना नहीं है, वरना मैं डिबेट बंद कर दूंगा। शांत रहें आप लोग। ओके नेहा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि निर्दोष हजारों लोगों की लाशों पर खड़े होकर जीत का सर्टिफिकेट लेकर आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है?
देखिए बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और सभी, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि सभी पार्टिसिपेट, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ भाजपा ने नहीं किया, ठीक, और भाजपा ने भी किया। हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने भी किया कि अगर हम नहीं करते, आ रहा हूं, उमाशंकर रुक जाओ, उमाशंकर रुको। मौत की जिम्मेदार आपकी सरकार है। यू आर द अरे आप रिस्पांसिबल। सुन ले, मतलब आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप लोग नहीं गए, आपके यहाँ से कोई नहीं गया प्रचार प्रसार के लिए, आपके यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं आए, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे झूठ तो मत फैलाइए ना, यहाँ बैठ के एक अच्छे चैनल पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। और इससे देखिए ये राजनीति करने का टाइम नहीं, लेकिन आप करवा रहे हैं। मैं ब्रजेश जी एक बात और बोलूंगी कि ये जो लाशें हैं, और कितना आश्चर्य और बेशर्मी की बात है, लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है कि इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का रोल भी, भले ही मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का रोल भी इस बार और वो इतने भावुक हो गए, कुछ ऐसी बातें सुन के जहां लोगों को परेशानी की वजह से एक एक करके बोलेंगे आप लोग। नेहा जी थैंक यू। नेहा जी शुक्रिया, एक एक करके बोले। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बहुत ही मानवता पर संकट है, आप लोग कभी फिर अपना स्कोर सेटल कर लेना। आप लोग ऐसा मत करो, लोग बहुत दुखी हैं। इस तरह के तू में झगड़े का कोई तात्पर्य नहीं। उमाशंकर जी आप मुझे बताओ, आपकी पार्टी ने भी तो पार्टिसिपेट किया पंचायत चुनाव के इलेक्शन में, आप भी लाशों के ढेर पर खड़े होकर सर्टिफिकेट लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। शर्म तो आप लोग को भी आनी चाहिए। और अगर इतनी नैतिकता है आप में, एक सेकंड उमाशंकर जी, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। इतनी नैतिकता है तो सारे चुनाव के जीते हुए सर्टिफिकेट आज ही अपने प्रत्याशियों से कह दो फाड़ कर फेंक दें, जला दें। प्रदेश जी देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी संरक्षक है। अगर हम नहीं होते तो लोकतंत्र अब तक नरेंद्र मोदी जी की जेब में लटक के खत्म हो गया होता। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मैं वेस्ट बंगाल के चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। प्रियंका गांधी जी वेस्ट बंगाल के चुनाव प्रचार में नहीं गई। गांव गरीब मर रहा है, इसकी तकलीफ बताओगे? लेकिन हम गांव गरीब की तकलीफ बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए, नो प्लीज, थैंक यू सुनेहा जी, शुक्रिया, धन्यवाद। सुन लीजिए, सिर्फ उमाशंकर बोलेंगे। ये कोरोना है, ये कोरोना है, ओनली उमाशंकर। दाढ़ी में लटक के नहीं खत्म होने वाला है। और आप जिस चुनाव आयोग का हवाला दे रही हैं, हम जानते हैं उस चुनाव आयोग की असलियत। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक देता है केवल नरेंद्र मोदी की घोषणाओं के लिए। हम जानते हैं इस चुनाव आयोग को, हम जानते हैं ईडी और सीबीआई को, जो खुलेआम तमाम सारी बातों का उल्लंघन करके नरेंद्र मोदी के चरणों में लेटा हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप दोनों शांत हो जाएं। ऑल राइट, वैभव महेश्वरी, धन्यवाद। इन दोनों की आवाजें बंद की जाएं, बंद करिए इनकी आवाज। ओके, वैभव महेश्वरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में निर्दोष लोगों की लाशों पर खड़े होकर चुनाव जीता गया है। इससे बड़ी शर्मसार बात डेमोक्रेसी के नाम पर छाती पीटने वाली पार्टियों की हो नहीं सकती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पॉलिटिकल पार्टियों की है, और इस घटियापन पर सभी जिम्मेदार हैं। जी ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसकी ओनरशिप ले लेता हूं कि आम आदमी पार्टी की भी इसमें जिम्मेदारी है। अगर हमने ये चिट्ठी नहीं लिखी कि चुनाव कैंसिल होने चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारे सांसद जी ने, संजय सिंह जी ने, ये चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट किया था कि आप इस चुनाव को ना कराएं। और शायद इनको पता नहीं है नेहा जी को कि चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो ये तो कहना आजकल एक मजाक है कि कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी बची है। प्लीज इनकी आवाज प्लीज वो कर दीजिए। आपने बीच में ना बोले, एक एक करके अपनी बात। कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इस समय चुनाव आयोग नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। जो कहा जाएगा सरकार के द्वारा, इनको घुटनों के बल बैठकर मानना पड़ेगा। तो एक तो ये बात अलग हो गई। दूसरा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस त्रासदी के बाद में जो लाशें हैं, जो मेडिकल इसका जो एंगल है, इसके बाद में एक सामाजिक एंगल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। इस समय क्या हो रहा है कि एक एक परिवार में 4 लोग जैसे कि बीमार थे, 2 लोगों की मौत हो गई, मे बी मदर फादर की डेथ हो गई, बच्चे अकेले हैं, कहीं पर बच्चों की डेथ हो गई, मदर फादर अकेले हैं, कहीं पर कोई चला गया, कहीं कोई चला गया। यूजुअली क्या होता है हमारे समाज में कि जब एक डेथ हो जाती है तो वहाँ पर परिचित लोग जाते हैं, दोस्त जाते हैं, तमाम लोगों के बहुत दिनों के वहाँ मिलने जुलने के बाद आदमी का दुख हल्का होता है। आज क्या है, मैं बीमार पड़ा हूँ, फलाना बीमार पड़ा है, मेरे घर में 4 लोग बीमार हैं, एक आदमी की मौत हो गई, और वापस हम अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं उस मौत के डिप्रेशन के साथ में। हम कैसे उससे बाहर आएंगे? अब आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है, लोग इतने परेशान हैं। तो अब तो सबसे पहले अब क्या करना है, थोड़ा उस पर बात करनी चाहिए कि ये एक डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए लोगों को, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेंगे? सबसे पहले तो उनको फिक्स लायबिलिटी से फ्री करिए
कम से कम उनके वो हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुके अपने लोगों के इलाज में, किसी के पास पैसे नहीं है पैरासीटामोल खरीदने के लिए। इनसे कम से कम आप बिजली के बिल माफ करिए, इनके टैक्सेस माफ करिए, इनको रियायतें दीजिए, इनके अकाउंट में पैसे डालिए जिससे कि थोड़ा सा वो कर सकें। वकीलों को आगे आए, बहुत सारे लिटिगेशन के मुकदमे आने वाले हैं, जब लोग साथ में चले जाते हैं तो लिटिगेशन की प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। साइकोलॉजिकल काउंसलर्स को आगे आना पड़ेगा, सरकार खुद कहे कि भाई हमारा ये पैनल है, आप यहाँ पर हम इनको रिलीफ देने का काम करेंगे। अब थोड़ा सा सामाजिक होने का समय आया है, सरकार अब तो चेहरा दिखाएं। कब तक वो WHO का आप सर्टिफिकेट माथे पे लगा के डांस करते रहोगे? WHO ने कह दिया, WHO ने कह दिया, आपको पता है कि आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता और आप नासा का सर्टिफिकेट लेके डांस कर रहे हो। आप लोग ना माने तो आरबीआई की बात को क्या ऐसा है कि आरबीआई घरों के जो कमाऊ सदस्यों की मृत्यु हुई है उनके लिए कुछ मुआवजा मिले? उनको सबसे पहले आप हर मौत की जिम्मेदारी लेते हुए मुआवजा तय करिए। सबसे पहले मुआवजा तय करिए, व्यापार के मौके दीजिए, टैक्स में रियायत दीजिए, बिलों में रियायत दीजिए। एक सवाल का जवाब आप और दीजिए, रिलीफ पहुंचाइए। क्या अब जवाबदेही तय करने का भी वक्त है? और क्या हम उत्तर प्रदेश में टीम 11 को इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे मानवता के नरसंहार का जिम्मेदार कसूरवार ठहरा सकते हैं? सर, सबसे पहले तो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इस पहले टीम 11 को बुला के इनका इंटरव्यू कर ले कि कितने काबिल हैं, क्योंकि काबिलियत सामने सड़कों पे और शमशान घाटों पे दिख रही है। इनकी काबिलियत पता लगा लीजिए और इनके जो 400 दिनों से इनकी मीटिंग चल रही है, उन मीटिंग के मिनट का रजिस्टर निकाल लीजिए। उसमें सिर्फ समोसे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। टाइम दूंगा आपको मैडम, प्लीज। ऑलराइट, नावेद सिको जी, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। ऑक्सीजन को धन्यवाद अपलोड करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, ये जो कुछ भी त्रासदी है नावेद जी, धन्यवाद मैडम, शुक्रिया, बताइए, धन्यवाद। हम लोग उत्तर प्रदेश पे आज चर्चा कर रहे हैं। लोग मरे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से। इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अगर मैडम शांत हो जाएं, आप डिबेट को आगे बढ़ाने दें। नावेद सिको जी, 400 दिनों तक एक कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी, जिसने कोरोना के विषयों को लेकर बैठक की, तमाम नीतियां बनाई, तमाम फैसले लिए, तमाम काम किए। आज जब ये बहुत बड़ी त्रासदी आई और सरकार जब इस त्रासदी के बीच में फंस गई, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने के लिए अपनी टीम 11 को भंग कर दिया गया। क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम इस पूरी त्रासदी, इस नरसंहार और इन सब मौतों के लिए टीम 11 को कसूरवार जिम्मेदार ठहराएं? देखिए, एक बात को महसूस हर आदमी करेगा कि बहुत सारी लापरवाहियां हुई हैं, सरकार से लापरवाहियां हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, सरकार ने काम भी किए, इससे लड़ाई भी लड़ी, अच्छे फैसले भी लिए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की हैं। उसके नतीजे में आज उत्तर प्रदेश में लाशों का अंबार लगा हुआ है। तो हु इज रिस्पांसिबल? पंचायत चुनाव, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर है, जिसने। तो क्या टीम 11 पे मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जनता का अधिकार होता है कि सरकार उसको जिंदगी दे। अगर कोई महामारी आ रही है तो समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अगर मर जाए तो उसको शमशान या कब्रिस्तान मिले, ये अधिकार होता है जनता का। और सरकार बहुत शुक्रिया आपका। ओके, डॉक्टर वैभव खन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वैक्सीनेशन प्रोसेस का में जो कन्फ्यूजन की स्थिति इस वक्त है, और जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, तरह तरह के बयान अब आ रहे हैं, डॉक्टर पॉल के, गुलेरिया के और डॉक्टर भार्गव के भी आ रहे हैं बयान। अब वैक्सीन को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी कि साहब अब 6 महीने बाद लगवा सकते हैं। आपके पास टीका है नहीं, आप टीका उत्सव मना रहे थे। आपके पास टीका है नहीं, आप 18 से 45 साल के लोगों को टीका के अभियान शुरू कर दिया आपने। ये मजाक नहीं है देश के साथ, तो क्या है? ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि हमने साल भर में, सरकार ने भी और मीडिया ने भी और हम आप ने भी लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कर दिया कि वैक्सीन इज ए एसेंशियल पार्ट एज ए वेपन टू फाइट अ डिजीज। अब जब लोगों में इतना आ गया है कि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो हम बचेंगे नहीं, तो आज वैक्सीन नहीं है। हमने फर्स्ट को खोल दिया और हमारे पास पुराने 45 वाले ऊपर वाले थे, उनके लिए वैक्सीन पूरी नहीं हो पाई थी। अब दोनों के लिए वैक्सीन नहीं है, पुराने के लिए नहीं है, नए के लिए नहीं है। अब नई चीज आ गई कि गैप बढ़ा दो, 3 से 4 महीने कर दो, इसलिए कि उतनी वैक्सीन नहीं है और 3 महीने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो और लोगों को 1 डोज मिल जाएगी। अब लोगों में कैसे विश्वास आएगा, जो लोग पढ़ लिखे नहीं हैं, कि भैया ये बात सही है कि नहीं है? कैसे मानेंगे वो, जब आपने पहले कहा 8 हफ्ता, 12 हफ्ता, अब 12 हफ्ता और 16 हफ्ता हो गया। तो वैक्सीनेशन के ऊपर ही इस समय वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए
और ये वैक्सीनेशन गांव तक पहुंच जाए। तो गांव गांव वाले तक बहुत कैसे परेशान हैं। पहुंचेगा? ये जब तक ऑनलाइन हमारा पहली रजिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी बात है- कही जा रही है, गांव के अधिकांश लोगों के पास रोजी रोटी का खुद ही संकट है। कह वो रहा हूं मैं ऑनलाइन क्या आपसे। जाने, वो इंटरनेट क्या जाने? कितने लोग गांव में इंटरनेट जानते हैं? सरकार अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है। जब उसने आधार को छोड़ के कोई कार्ड कर दिया है, तो देखिए ये बड़ी बात नहीं है। अगर पीएससी में पहुंच जाए वैक्सीन और लोग लगवा लेंगे, पहली बात वैक्सीन तो आए। अभी प्रॉब्लम ये है, करेक्ट बात। आज लखनऊ के अंदर ही सेंटर बंद हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। और अच्छा, आप लोगों तो में प्राइवेट इतना हॉस्पिटल जिज्ञासा हो चलाते गई हैं, है आप लोगों को कि मुझे वैक्सीन मिल रही है चाहिए। अथवा नहीं मिल रही है आपके सेंटर्स पे? नहीं मिल रही है। फर्स्ट से पहले हर जगह बंद है और हमारे पास रोज 100 फोन आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम दे नहीं रहे हैं, हम नहीं हेल्प कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आ गई है कि हमने लोगों में इतना कर दिया जिज्ञासा कि वैक्सीन लगा लो वरना बचोगे नहीं, और अब वैक्सीन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो हमें लगता है सरकार को अब दोबारा लोगों में कॉन्फिडेंस करने के लिए किसी ओके, नेहा जी कुछ कहना चाह रही थी, आपके पास 30 सेकंड है मैडम, गो अहेड प्लीज, 30 सेकंड ओनली। जी ब्रजेश जी, जो वैक्सीन का संकट है कुछ हद तक है, ये हम भी स्वीकार करते हैं, सरकार इसे स्वीकार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 6 से 8 हफ्ते को 12 से 13 हफ्ते कर दिया गया है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। पहले से ही सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला भी ये बात बोल रहे थे कि जो जितना ज्यादा गैप छोड़ के फर्स्ट डोज वो तो लंदन में छिपा बैठा है मैडम, जब देश संकट में वो लंदन में बैठा है। नहीं, आप एक बार सुन लीजिए प्लीज। तो जो गैप जितना ज्यादा रखेगा उसको उतना एफिकेसी उसकी उतनी बढ़ जाएगी। जैसे ऐसा नहीं है आपका टाइम ओवर, आपका टाइम ओवर। यस, डॉक्टर उमाशंकर पांडे 30 सेकंड। तो उसमें आपको थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमाशंकर 30 सेकंड से ज्यादा शुक्रिया। देखिए ब्रजेश जी, इतने मूर्खतापूर्ण सरकार इस देश में अब तक नहीं आई थी। 6.4 करोड़ वैक्सीन पहले एक्सपोर्ट किया और फिर जनवरी में जाके 1.1 करोड़ वैक्सीन को जो है इन्होंने मंगाया, उसका ऑर्डर दिया पहला। अभी तक देश में महज 2.5% वैक्सीनेशन हुआ है और पिछले 30 दिनों में 83% वैक्सीनेशन घट गया है। इसका मतलब कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, गद्दारी की है कि अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय विदेशों को वैक्सीन भेजकर अपना पीआर सही कर रहे थे और हमारे देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। थैंक यू, इससे ज्यादा बेशर्मी शुक्रिया, की बात और धन्यवाद। वैभव महेश्वरी जी 30 सेकंड। मैं तो सर बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसा साधारण चीजें जो हैं इतनी वाइड लेवल पे इस देश में की गई हैं, क्योंकि इसकी संरचना इतने गाँव में लोग हैं, यहाँ पर इतना बड़ा देश है। अरे पोलियो की प्रणाली हमारे पास मौजूद है। मैं देख रहा हूँ स्कूल में आके वो बीसीजी के टीके फलाने लग जाते थे, कभी उन्हीं का इस्तेमाल कर लो, मैं तो कहता हूँ। अभी ये ऑनलाइन कर देना, तो हम ये यहाँ करेंगे तो स्टेट अपना टेंडर कर दे, तो इसके बाद ये कहेंगे जिले वाले अपना टेंडर कर दे, ग्राम प्रधान अपना टेंडर कर दे, पूरे देश को टेंडर में फंसा रखा है। डॉक्टर वैभव खन्ना भी अपना टेंडर कर बेवकूफी की बातें हर समय करते रहते हैं। इतनी मूर्ख सरकार वाकई कोई नहीं आई है, इन्होंने देश का तांडव मचा के डाल दिया व्यवस्था के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम परिचर्चा में सम्मिलित करने के लिए। दरअसल बहनों भाइयों, महामारी में जो असली भारत है, ग्रामीण भारत है, हमारे गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, वो लोग जिन तक अभी तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंची हैं, तड़प तड़प कर एक सांसों के लिए दम तोड़ रहे हैं और इस प्रकार की विभत्स अपमानजनक मौत का शिकार हो रहे हैं। जिंदा पर इलाज नहीं और मरने के बाद इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं। ये आज की हकीकत है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।